इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए शनिवार यानी आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें, भारत इस वैश्विक टूर्नामेंट में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में खेलने उतरेगा। आपको बता दें, भारत ने T20 विश्व कप के लिए जो टीम चुनी है उसमें शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है। गिल अभी तक टीम के उप कप्तान थे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी एक बार फिर अक्षर पटेल को सौंपी गई है। गिल की T20 में अच्छी फॉर्म नहीं चल रही थी। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और रिंकू सिंह की भी टीम में वापसी हो गई है। ईशान भारत के लिए आखिरी बार 28 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। ये उनका आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच भी था। तो आपको बता दें, T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम जो है वो घोषित कर दी गई है। गिल, जितेश जो है इस टीम से बाहर हो गए हैं, वहीं ईशान और रिंकू के इस टीम में वापसी हो गई है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का नाम जो है वो घोषित कर दिया गया है। इस नाम में शिवम दुबे, ईशान और रिंकू जिनकी वापसी हो गई, वही शुभमन गिल जो है इस टीम से बाहर हो गए हैं। कुलदीप यादव का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। वाशिंगटन सुंदर ये भी इस टीम में शामिल हैं। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। हर्षित राणा वो भी इस टीम के हिस्से में हैं। वरुण चक्रवर्ती, ये सभी नाम हैं जो इस टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो भारतीय टीम जो है वो घोषित कर दी गई है, जिसमें जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप के लिए नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें ईशान किशन, रिंकू, जबकि गिल और जितेश जो है वो इस टीम से बाहर हो चुके हैं। अर्शदीप सिंह वो भी टीम में शामिल किए गए हैं। सूर्य कुमार यादव कप्तान के रूप में, तो सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी में ये पूरा मैच जो है वो खेला जाएगा। अक्षर पटेल को उप कप्तान बनाया गया है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। अभिषेक शर्मा जो है उनका भी नाम सामने आया है। तो भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। तिलक वर्मा ये भी इस टीम में शामिल हुए हैं। तो T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम जो है वो घोषित कर दिया गया है। संजू सैमसन ये भी टीम में शामिल है। तो शुभमन गिल का नाम जो है वो बाहर हुआ है। हार्दिक पांड्या वो भी T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल किए गए हैं। रिंकू सिंह जो है उनकी वापसी हुई है। तो ईशान और रिंकू की जो है वापसी हुई है, जबकि शुभमन गिल को इस टीम से बाहर कर दिया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राणा घाट में कहा कि बंगाल और बंगाली भाषा ने भारत के इतिहास और संस्कृति को निरंतर समृद्ध किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम बंगाल की धरती का एक ऐसा महान योगदान है जिसने पूरे देश को प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष होने का उत्सव आज पूरा देश मना रहा है, जो राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक है। तो आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को सराहा। ऐसा ही एक श्रेष्ठ योगदान है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव पूरा देश मना रहा है। हाल में ही भारत की संसद ने वंदे मातरम का गौरवगान किया। पश्चिम बंगाल की यह धरती वंदे मातरम के अमर गान की भूमि है। इस धरती ने बंकिम बाबू जैसा महान ऋषि देश को दिया। ऋषि बंकिम बाबू ने गुलाम भारत में वंदे मातरम के जरिए नई चेतना पैदा की। अब रुक कर लेते अगली खबर की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण
चुग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की कथित देश विरोधी रणनीति अब पूरी तरह से बेनकाब हो रही है। तरुण ने आरोप लगाया कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित योजना है। एक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देश के भीतर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेश में जॉर्ज सोरेस समर्थित नेटवर्क के साथ मिलकर भारत विरोधी टूलकिट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, देश की जनता कांग्रेस का दोहरा चरित्र साफ देख रही है। देश में अराजकता भड़काने की जमीन तैयार करना और विदेश में भारत विरोधी इको चैम्बर से संवाद, राहुल गांधी की देश विरोधी राजनीति अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। ये मात्र सहयोग नहीं, सुनियोजित पैटर्न है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे देश के भीतर उकसाऊ भाषण दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उसी वक्त राहुल गांधी विदेश जाकर जॉर्ज सोरेस की झोली में बैठकर, जॉर्ज सोरेस समर्थित नेटवर्क से जुड़कर भारत विरोधी टूल किट पर लगातार काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा खेल है। देश के अंदर अलग बात और विदेश से जाकर भारत विरोधी बात। भारत की जनता साफ देख रही है कि कांग्रेस की लड़ाई ना सरकार से है, ना नीतियों से है। उनकी असल लड़ाई भारत और भारत के लोकतंत्र संस्थाओं को बदनाम करने में है। वो लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। ऐसे स्पष्ट दिख रहा है कि राहुल गांधी की जुंडली ने भारत विरोधी कैंपेन की सुपारी विदेशी एजेंसियों से ले रखी है, पर देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। केजीएमयू में 21वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें, समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज चौधरी जो है वो शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव कर दिया है और इस दौरान उन्होंने उग्र प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि बीजेपी 2013 से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की टिप्पणी के आधार पर कहा कि इस मामले में न तो एफआईआर है और न ही कोई केस बनता है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार ईडी और इनकम टैक्स जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस मामले में कांग्रेसियों ने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3,200 करोड़ रुपए से अधिक शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एंट्री कर ली है। ईडी ने सौम्या चौरसिया को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सौम्या की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अब पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को 3 दिन की कस्टडी रिमांड पर लिया है। ईडी की जांच में सौम्या के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं, जिनमें 115 करोड़ की पीओसी और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड शामिल हैं। निरंजन दास पहले ही ईओडब्ल्यू की एफआईआर में जेल में बंद है और अब ईडी की जांच में ये मामला और भी बढ़ सकता है। इस मामले में और बड़े खुलासे होने की भी संभावना जताई जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बिहार की सरकार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी आदेश का असर मोतिहारी, पूर्वी चंपारण में भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आदेश के बाद प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनता दरबार लगाया जा रहा है और इसी कड़ी में मोतिहारी के
छतौनी थाना परिसर में जनता और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में सैकड़ों लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, धमकी, साइबर अपराध, पुराने मामलों में कार्रवाई नहीं होने जैसी कई तरह की शिकायतें जो है वो सामने आई। एसपी ने मौके पर ही संबंधित थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्षों से फोन पर बात कर मामलों की जानकारी ली और निवारण करने के निर्देश भी दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए समय पर निवारण किया जाए। जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव थी उनमें मौके पर ही निर्देश जारी किए गए, जबकि शेष मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने का आदेश दिया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह के जनता दरबार से पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और लोगों को सीधे पुलिस अधीक्षक से अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, जिससे समस्याओं के समाधान की भी उम्मीद जग रही है। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आगरा के खैरागढ़ से है, जहां स्वच्छता मिशन के नाम पर ग्राम प्रधान की अनदेखी सामने आई है। आपको बता दें, यहां एक सामुदायिक सुलभ शौचालय 2 साल से ऊपर से बंद पड़ा हुआ है, जिसने शौच के लिए ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी सामुदायिक सुलभ शौचालय जर्जर पड़ा हुआ है। इस दौरान ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को कई बार इसकी सूचना दी, लेकिन शिकायत प्रधान ने कोई सुनवाई नहीं की। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीणों के लिए तमाम ऐसी नई नई योजनाएं निकाली, जिससे ग्रामीणों को तमाम ऐसे लाभ भी मिलते हैं। इस समय मौजूद हैं जनपद आगरा के देहात क्षेत्र खैरागढ़ तहसील के ग्राम पंचायत नगला पहाड़ी कला में। तस्वीरों आप देख सकते हैं, ग्राम पंचायत में जो बना शौचालय पूरी तरह जर्जर पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को सर्दी के मौसम में तमाम नुकसान भी होते हैं। तस्वीरों साफ दिखाई दे रहा है किस प्रकार ये पूरा गंदा पड़ा हुआ है, टूटा फूटा पड़ा हुआ है। गाँव के लोग इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यही कुछ लोग हैं ग्राम पंचायत के निवासी, इनसे बातचीत करेंगे। ग्राम प्रधान द्वारा कितने विकास कार्य गाँव में कराए गए हैं, क्या बाकी ऐसे शौचालय टूटे फूटे पड़े हुए हैं? क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम सो प्रसाद। किस गांव के रहने वाले हैं आप? पहाड़ी के। जो शौचालय गांव में बना हुआ है, प्रधान द्वारा बने हैं, ये बिल्कुल टूटे फूटे पड़े हुए हैं। कब से टूटे हैं? जी रह गए कम से कम 2 साल है। गांव में प्रधान द्वारा और भी कोई काम कराए गए हैं? कुछ ना हुआ। और भी बाबा हमारे साथ हैं, बुजुर्ग व्यक्ति है। बाबा, ये शौचालय क्या स्थिति है? शौचालय की साहब कम से कम है या 2 साल के करीब हो गए, ऐसी टूट फूट ऐसी ही पड़ी हुई है और बड़े बूढ़े बुजुर्ग को खेतों में परेशान होना पड़ता है। प्रधान से शिकायत की इसकी? प्रधान से कहा आपने बनवाने के लिए? वो तो कहते हैं तो वे मतलब अब लगा देते हैं, जो समूह भाई औरतों को लगा देते हैं। क्या नाम है गाँव के प्रधान का? रज्जो, वो है बहादुर सिंह। अच्छा, 5 साल में तमाम ऐसी योजनाएं सरकार लगातार दे रही है। 5 साल का प्रधान का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा है, तो कितने विकास कार्य प्रधान ने सरकार की योजनाओं को लाभ मिला या सरकार की योजनाओं का पलीता लगा रहा है? कितने प्रधान द्वारा गांव में कुछ काम कराए गए? कितने काम कराए गए? करो साहब, मरगट्टी की वो मुद्दा गड़ा तो है, बाबू की बॉन्डिंग ना कराई मैंने। शौचालय की बात करें तो पूरा खत्म पड़ा हुआ है। ने शौचालय पूरा खत्म पड़ा हुआ है, ने नाली साफ करवाई है कुआं में। अच्छा, और भी है हमारे साथ है बाबा। गांव में काम प्रधान द्वारा कोई काम नहीं कराया? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से जिसे आता है कि बड़े बूढ़े परेशान है शौचालय में, मतलब जाता तो गाँव में मरकट की व्यवस्था, पानी की टंकी होनी चाहिए सर। कुछ नहीं है गाँव में। देखिए, ये व्यक्ति थे पहाड़ी कला ग्राम पंचायत के, तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। तो इनका साफ कहना है कि प्रधान रज्जो कुशवाहा द्वारा ग्राम पंचायत में सरकार की योजनाओं का एक भी विकास कार्य नहीं कराएगा। प्रधान द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है और सरकार की तमाम योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुजर की रिपोर्ट। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कन्नौज से है, जहां सर्दी के साथ साथ कोहरे ने भी पैर पसार लिए हैं, जिससे प्रशासन अलर्ट हो गया है। आपको बता दें, इस दौरान रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था की गई है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। कन्नौज में 4 दिन से लगातार सर्दी पड़ रही है। सर्दी के साथ साथ
कोहरे का भी असर दिखाई दे रहा है। हम इस समय मौजूद हैं ये जो नेशनल हाईवे 34 पर, यहाँ पर जो वाहन चल रहे हैं उनकी जो गति है वो बिल्कुल धीमी हो जाती है। जैसे ही रात करीब 6 बजता है उसके बाद 11 से 12 के बीच में कोहरा पड़ने लगता है और कोहरा पड़ते ही वाहनों की जो गति है वो धीमी हो जाती है। वाहन चालक बताते हैं जब कोहरा पड़ता है तो उसके बाद पहले हम उस जगह एकांत में गाड़ी को रोक लेते हैं और उसके बाद जब कोहरा धीमा होता है तो उसके बाद गाड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कैसे बचाव करना है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है, सर्दी पड़ रही है तो बच्चों को भी इस सर्दी से बचाव करना है और ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो गर्म कपड़े पहने, जैसा कि जो डॉक्टर बताते हैं। हालांकि आपको दिखाएंगे ये बच्चे जो जा रहे हैं, सर्दी का मौसम है लेकिन कैप लगा कर के ही निकल रहे हैं। जो बच्चे आप देख रहे हैं उधर अलाव भी जल रहा है, उधर जो लोग जो है ताप रहे हैं। हम आपको उनसे भी बात कराएंगे और किस तरीके से सर्दी पड़ रही है। दादा मेरे साथ है, ये देखो अलाव की व्यवस्था मतलब इन लोगों ने स्वयं की है और ये पास में दुकान भी है। दादा यहाँ से निकल रहे थे तो अलाव पर बैठ गए और वो जो है ताप रहे हैं। दादा कैसी क्या सर्दी पड़ रही है? सर्दी खूब पड़ रही है। क्या कोई नुकसान होगा इससे सर्दी से? अरे आलू को नुकसान ही, आलू सब फसल तो आलू को नुकसान है, गेहूं को फायदा है। मौसम में बदलाव अब आओ है, 2 दिन हुए चेंज और इसमें कोई नुकसान नहीं, ज़्यादातर इसमें फायदा ही फायदा है। आलू को नुकसान है, आलू बहुत सस्ता हो गया है। किसान हाल मद्दू हो गया, इस वजह से किसान मर गए इधर। तो मेरे साथ ये दादा थे, यहाँ पर अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि 100 डायल जो है, 100 डायल के जो 112 के कर्मचारी भी हैं, कभी कभी जो सर्दी पड़ती है तो ये भी रुक जाते हैं और ये भी जो है वाहन निकलते हैं उनको भी समझाते हैं कि किस तरीके से वाहन को चलाना है। हालांकि कन्नौज प्रशासन भी अपील कर रहा है कि ज़्यादा स्पीड से वाहन ना चलाएं। अगर कोहरा सर्दी पड़ रही है तो एकांत में गाड़ी को खड़ा कर ले और उसके बाद जब कोहरा शांत हो जाए तब उसके बाद वाहन वहां से निकालें। हालांकि कन्नौज प्रशासन ने अलाव और रैन बसेरों को भी पूरी तरीके से व्यवस्था कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज। अब रुक करते हैं अगली खबर की। आगरा में लगातार बढ़ रही ठंड का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, घना कोहरा, शीतलहर और ठंडी हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जिला प्रशासन की ओर से हर साल की तरह इस बार भी रैन बसेरों पर अलाव की व्यवस्था करने के दावे किए गए थे। हालांकि इंडिया वॉइस न्यूज चैनल द्वारा किए गए इस रियलिटी चेक में दावों की सच्चाई सामने आ गई है। आखिर क्या है इन दावों की सच्चाई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। वहीं जनपद आगरा की बात करें तो जनपद आगरा में भी तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है और घना कोहरा देखा जा रहा है। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ही दूरी का जो क्षेत्र है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सामने पेड़ हैं, ऑटो हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घने कोहरे में खुले आसमान के नीचे गरीब मजदूर, असहाय लोग जो अपनी रात को गुजारते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं, नगर निगम है, नगर निगम रैन बसेरे की बात करता है। गरीबों और मजदूर असहाय लोगों के लिए रैन बसेरे बनाए गए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, ये आगरा का किला है और किले के जो सबसे प्रसिद्ध किला है, विश्व प्रसिद्ध किला है, किले के सामने ही ये आगरा की वो तस्वीर है कि खुले आसमान के नीचे ये छोटे छोटे से बच्चे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, बच्चे रात में ही अपनी जो खुला आसमान है उसमें रात गुजार रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से रात गुजारते हैं, क्या कहेंगे, कैसे रात गुजार रहे हैं? क्या गुजारते हैं, सही रहते हैं। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था है रैन बसेरा? रैन बसेरा सर कोई नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो नगर निगम की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, काफी समस्या होती होगी।
बिल्कुल होती है सर। कितने दिन से यहाँ पर है? यहाँ तो कम से कम 4-5 साल से आते जाते रहते हैं जाड़ों में। तो इस साल अभी तक कुछ नहीं आया, नगर निगम की तरफ से कुछ नहीं करा सर, नहीं करा। देखिए, नगर निगम लगातार वादा करता है, तमाम दावे और वादे किए जाते हैं कि आगरा में तमाम रैन बसेरे बनाए गए हैं। जो गरीब मजदूर असहाय लोग होते हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं, लेकिन आगरा का रियलिटी चेक की अगर बात करें तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। क्या कहेंगे, किस तरीके से छोटे छोटे से बच्चे यहाँ पर खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं? साहब यहाँ पर कोई नहीं है सर, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पर छोटे छोटे रात गुजारते हैं और यहाँ पर कोई किसी की गरीब की कोई मदद नहीं मिलती है साहब। वादे तो करते हैं, फिर वादे करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं लोग। तब ऊपर के नहीं कर पाएंगे तो नीचे के कहाँ से कोई लोग कर पाएंगे। बस देखिए, ये लोग हैं, साफ तौर से इनका कहना है जिस तरीके से वादे और दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर वो नज़र नहीं आते हैं। एक बार फिर कहेंगे, तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो आग जला रखी है, अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वह भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नज़र नहीं आ रही हैं। छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये भविष्य हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पर बच्चे भी खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। घना कोहरा है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है। कोहरे के बावजूद भी ऐसे खुले आसमान के नीचे जो आगरा किला है, किले के बाहर ही जो किले का सामने वाला एरिया है वहाँ पर ही ये लोग अपनी रात खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं। वही नगर निगम जिस तरीके से दावे और वादे करता है, अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम कब तक यहाँ पर पहुँचता है और इन गरीब मजदूर असहाय लोगों के लिए जो रैन बसेरे के वादे और दावे किए जाते हैं वो वादे पूरे हो पाते हैं या नहीं। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सहरसा में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए नगर निगम प्रशासन सक्रिय हो गया है। आपको बता दें, नगर निगम की महापौर बैन प्रिया और नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। रैन बसेरा से शुरू हुए इस अभियान के तहत सदर अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के प्रमुख चाक चौराहों पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों को कंबल दिए गए। नगर निगम की ओर से बताया गया कि वितरित किए गए कंबल पिछले वर्ष के बचे हुए हैं, लेकिन ठंड से बचाव के लिए लोगों के लिए काफी मददगार साबित होंगे। नगर प्रशासन का कहना है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति ठंड के कारण परेशान ना हो, इसी उद्देश्य से ये पहल शुरू की गई है। नगर आयुक्त ने यह भी जानकारी दी कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अलाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है और इसी क्रम में नगर निगम स्तर पर राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं। नगर निगम के अनुसार करीब 250 कंबल जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किए गए हैं और ठंड को देखते हुए आगे भी राहत कार्य जारी रहेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।